Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Elawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकेंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी. ओके, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ और हमने सेल्फ कंसेप्ट के बारे में समझा था. आज हम करेंगे सेल्फ एस्टीम. ओके, so let's start with the topic today. Self esteem. अच्छा, सेल्फ एस्टीम क्या होती है कि हमारा अपने बारे में कुछ ना कुछ ख्याल होता है, राइट? कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ या किस चीज़ में अच्छी हूँ, किस चीज़ में उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं हूँ, राइट? हम अपने आप को भी हर फील्ड में जज करते हैं एक तरीके से कि किस में मैं कितना अच्छा या अच्छी हूँ. ओके, तो ये जो जजमेंट है हमारी अपने बारे में, उसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम. ओके, सो हमेशा की तरह ये एक पर्सन है हमारे पास जिसका कि एक सेल्फ है. ये इस सेल्फ की जो खुद के बारे में जजमेंट है, ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम. ओके, सो एक शॉर्ट लाइन में हम लिख सकते हैं कि जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ. जजमेंट अबाउट आवर ओन वैल्यू और वर्थ, ठीक है, वो कहलाती है हमारी सेल्फ एस्टीम. ओके, अब जैसे कि मैं अगर आपसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें पूछूं और उनसे पूछूं कि ये आपके लिए ट्रू है या फॉल्स हैं, या फिर कितनी ट्रू एंड कितनी फॉल्स हैं. ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछती हूँ कि एक क्वेश्चन अगर मैं लेती हूँ, आई एम गुड एट होमवर्क, आई एम गुड एट होमवर्क. ओके, अब मैं पूछूं कि ये आपके लिए ट्रू है या फॉल्स है, तो कोई स्टूडेंट कहेगा इट इज ट्रू एंड कोई कहेगा इट इज फॉल्स. ठीक, ऐसे ही अगर मैं कुछ और आपसे पूछती हूं, जैसे कि आई एम द वन यूजुअली चूजन फॉर द गेम्स, आई एम द वन usually chosen for the games. ठीक है, अब इसमें भी ट्रू और फॉल्स, आपके लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ये ट्रू है या फॉल्स है? किसी के लिए ये ट्रू होगी, किसी के लिए ये फॉल्स होगी, राइट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आई एम लाइक्ड बाय माय पीयर्स, आई एम लाइक्ड by my peers. ठीक है, अगेन इसमें ये ट्रू या फॉल्स. अब इसमें जो स्टूडेंट्स बोलेंगे ट्रू, तो वो उनके लिए हो जाएगी एक हाई सेल्फ एस्टीम उस एरिया में, या पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम आप कह सकते हैं. जो बोलेंगे फॉल्स, वो उस पर्टिकुलर एरिया में हो जाएगी उनकी सेल्फ एस्टीम लो या फिर नेगेटिव. ठीक है, जैसे आई एम गुड एट होमवर्क, तो ये जो होमवर्क है ये आपका किस फील्ड से रिलेटेड है? ये आपकी एकेडमिक से रिलेटेड है. ठीक है, तो जिसका इसमें रिप्लाई आएगा ट्रू, इसका मतलब उसकी एकेडमिक्स में सेल्फ एस्टीम हाई है. ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ट्रू या फॉल्स, एकदम से 100% की तरफ ट्रू या 100% फॉल्स, ऐसा नहीं. कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ना जो कहेंगे हाँ टू सम लिमिट आई एम गुड, और कुछ होंगे कि टू सम लिमिट आई एम नॉट दैट गुड बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम गुड. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये आपकी हाई या लो नहीं कहेंगे, हम इसको पॉजिटिव या नेगेटिव कहेंगे. जैसे कि अगर आप एक स्केल माने कि जैसे 0 to 10 यहाँ है, यहाँ -10 है, कोई कहे कि मेरी सेल्फ एस्टीम
इन एकेडमिक्स या आई एम गुड एट होमवर्क, मैं हूँ लाइक ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 मैं हूँ सपोज 7, ठीक है, तो 7 कहीं यहाँ आएगा, ठीक, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो दिस इज अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम हम कहेंगे। अगर कोई कहेगा कि नहीं मैं उतना अच्छा नहीं हूँ होमवर्क में, आई एम नॉट दैट गुड, एंड उससे स्केल पूछेंगे कि आप अपने आप को कैसे रेट करते हो, तो दैट पर्सन में से -5, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। इस केस में इसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कहलाएगी नेगेटिव सेल्फ एस्टीम, ठीक है। या फिर जो पॉजिटिव वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, उनको हम हाई सेल्फ एस्टीम भी बोल सकते हैं, एंड जो नेगेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में नेगेटिव हो जाएंगे, उनको हम लो सेल्फ एस्टीम भी बोल सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर एरिया और फील्ड, ठीक है। तो ये होमवर्क के केस में कौन सा फील्ड आ गया आपका, एकेडमिक्स का। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम द वन यूजुअली चूजन फॉर गेम्स, ठीक, तो गेम्स के केस में आपका कौन सा फील्ड बन गया, ये बन गया आपका स्पोर्ट्स का, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के फील्ड में आपकी सेल्फ एस्टीम इस स्टेटमेंट से पता चल जाएगी। जैसे भी आप आंसर करेंगे, ट्रू है, फॉल्स है, या सपोज अगर किसी स्केल पे आपको रेट करना है तो आप अपने आप को कितने पॉइंट्स दोगे, उसके हिसाब से उसका आंसर हमें पता चल जाएगा। देन आई एम लाइक्ड बाय माय पीयर्स, पीयर्स यानी फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल हुआ, यानी कि आपकी सोशल लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो आएगा ये आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड फील्ड है, ठीक। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपनी सेल्फ एस्टीम को का पता लगा सकते हैं, ठीक, कि कौन से फील्ड में हमारी सेल्फ एस्टीम कितनी है, लो है, हाई है, थोड़ी पॉजिटिव की तरफ है, थोड़ी नेगेटिव की तरफ है, कैसे है, ठीक। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ एस्टीम। अब ये सेल्फ एस्टीम जैसे हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा, अलग अलग एरियाज में है ना, एकेडमिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, सोशल लाइफ में है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर एक बंदे की सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो वो उसकी ओवरऑल सेल्फ एस्टीम होती है, एंड उसमें ये जो इंडिविजुअल अपने एरियाज हैं इन सब का वो मिक्स होती है एक तरीके से, ठीक। और जब बच्चा 6 से 7 साल की एज में जाने लगता है तो धीरे धीरे उसकी सेल्फ एस्टीम 4 मेन एरियाज में डेवलप होने लग जाती है, विच इज़ एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल या एथलेटिक या जिसे आप स्पोर्ट्स कॉम्पिटेंस भी कह सकते हैं, एंड देन योर फिजिकल अपीयरेंस, ओके। तो ये 4 ऐसे कॉम्पिटेंसेज या ऐसे एरियाज हैं जिनमें कि by the age of 6 or 7 years children seem to have formed their self esteem, okay। तो अभी इन 4 एरियाज के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर आपको चाहिए तो यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डेफिनेशन एंड देन वी विल स्टार्ट विद दैट। ओके, आई थिंक ये हो गया होगा। ओके, सो अब हम शुरू करेंगे। बाय द एज ऑफ 6 to 7 years children seem to have formed self-esteem formed in 4 particular areas, or you can say at least in 4 areas, at least 4 areas। और भी हो सकते हैं इसमें एरियाज, जैसे साइंटिफिक जजमेंट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, बट मेनली लाइक इन अ जनरल पॉपुलेशन यू कैन से कि ये तो होते ही होते हैं फॉर अ जनरल ग्रोथ काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। अच्छा, ये इसमें वो 4 नाम लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जजमेंट है ना कि कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो बहुत थोड़ा डिफरेंस आ जाता है टर्म्स में, वर्ड्स में, जिसकी वजह से समटाइम्स people get confused। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ जजमेंट
दो अलग चीज़ हैं। ये सेल्फ एस्टीम आपको जजमेंट की वजह से आप डिसाइड करते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम, एंड जजमेंट जो है वो एक क्रिटिकल थिंकिंग से आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब 4 कौन से एरियाज़ हैं जिनमें ये आपकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होनी शुरू हो जाती है बच्चों में। फर्स्ट इज़ योर एकेडमिक कॉम्पिटेंस। ओके, इसके बारे में हम पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं कि हम स्कूल में कैसी परफॉर्मेंस होती है हमारी एकेडमिक्स में, उससे रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं पढ़ने से लेके याद करने का, परफॉर्म करने का एग्ज़ाम्स में, वो सब आपकी एकेडमिक कॉम्पिटेंस में आती है। 6 से 7 साल की उम्र में बच्चों की वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना 6-7 ईयर्स के एज में बच्चे 1st-2nd क्लास में होते हैं, तो वो कितना इंटरेस्ट शो करते हैं पढ़ाई को लेके, एंड क्या उनकी अपने बारे में भी एक जजमेंट हल्की सी फॉर्म होनी शुरू हो जाती है ना। वो कहते हैं कि आई कैन डू दिस। कईयों को मैथ्स के सम्स करने में बहुत इंटरेस्ट आता है, बहुत मज़ा आता है, एंड वो परफॉर्म करते हैं एंड उसमें स्कोर भी अच्छा करते हैं। देन उनका जो सेल्फ एस्टीम है अपने बारे में वो बनना शुरू हो जाता है कि आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक। एंड अब इसका एग्जाम्पल हम कैसे लेंगे कि एकेडमिक कॉम्पिटेंस अगर किसी की हाई है, यानी कि एकेडमिक कॉम्पिटेंस में अगर किसी की सेल्फ एस्टीम हाई है, ठीक है, अगर एक बच्चा है उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है इन हिज और हर एकेडमिक कॉम्पिटेंस, तो अगर एक ऐसा सिनेरियो आता है कि जब वो बच्चा किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में फेल कर जाए, ठीक है, या बहुत कम मार्क्स आए अनएक्सपेक्टेडली, तो वो बच्चा मायूस नहीं होगा जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी। वो क्या करेगा, वो क्रिटिकली सोचेगा कि मेरे इसमें मार्क्स कम क्यों आए हैं, मैं फेल क्यों हो गया, ठीक है, क्या मेरी तैयारी में कमी थी, क्या क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था या अनएक्सपेक्टेडली डिफरेंट लेवल का था, या फिर इट वाज जस्ट अ बैड डे, आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड और सिचुएशन, ठीक। तो वो क्रिटिकली इन चीज़ों को सोचेगा एंड नेक्स्ट टाइम उन पे वर्क करके अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करेगा, ठीक। ये तो बात हुई उस बच्चे की जिसका कि सेल्फ एस्टीम हाई है या पॉजिटिव है इन एकेडमिक कॉम्पिटेंस। लेकिन अगर किसी बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो है इन एकेडमिक कॉम्पिटेंस, तो उस बच्चे के साथ क्या होगा। अगर उस बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, जो कि रेगुलरली भी आते हैं, जिसकी वजह से उसका एस्टीम कम है, ठीक है, वो पहले से ही मानता है कि आई एम नॉट दैट गुड इन एकेडमिक्स। अब वो बच्चा अगर फेल कर जाएगा तो जिसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी वो अपने आप को इतना क्रिटिकली इसमें थिंक करके इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। वो दोष देगा मे बी सिचुएशंस को, या मे बी सेल्फ पिटी में आएगा कि मुझसे तो हो ही नहीं पाता। दैट चाइल्ड विल गिव अप इवेंचुअली, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि जो शुरू में जब ग्रो कर रहा होता है चाइल्ड, उसको पता लग जाता है अपनी कि मेरी सेल्फ एस्टीम लो है स्टडीज़ में, तो वो पहले से ही गिव अप करके बैठ जाते हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा है ना। लिखते लिखते भी अपने आप ही छोड़ देते हैं कॉपी पेन को, या बहुत अपने आप को खुद ही पुअर डिक्लेयर कर लेते हैं इन स्टडीज़, क्योंकि उनकी ये एक अपने सेल्फ एस्टीम बन चुकी होती है स्टडीज़ को लेके। लेकिन जो हाई सेल्फ एस्टीम वाला होगा, उसने बाई चांस अगर कभी बुरा भी परफॉर्म किया तो दैट पर्सन विल क्रिटिकली थिंक एंड ओवरकम दैट रिजल्ट या दैट सिचुएशन इन द लाइफ, ठीक। वो एक्सेप्ट कर लेता है। जब आपकी किसी भी नॉट जस्ट एकेडमिक कॉम्पिटेंस, किसी भी एरिया में अगर आपकी सेल्फ एस्टीम हाई है, तो आप अगर नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं किसी चीज़ में, तो आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, इस बारी गलत हो गया, इस बारी अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इट्स ओके, आई नो दैट आई एम गुड एट इट, तो आई विल फाइंड आउट द रीजंस, आई विल इम्प्रूव इट एंड आई विल मूव ऑन, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल जिसमें कि हाई एकेडमिक कॉम्पिटेंस में आप ये हाई अचीविंग स्टूडेंट का एंड जिसका हाई सेल्फ एस्टीम एंड लो सेल्फ एस्टीम वाले का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा फ्रेम कर लेना, ठीक है। कुछ इसके की पॉइंट में लिख देती हूँ ताकि आपको
फ्रेम करने में भी ईजी हो। सो हाईलाइटेड पॉइंट्स ओनली आई विल राइट। एग्जाम्पल आप कह सकते हैं हाई अचीविंग स्टूडेंट, उसके साथ क्या होगा कि इन केस इफ दैट स्टूडेंट फेल्स, डिफिकल्ट एग्जाम आया सपोज, एंड फेल कर गया ये स्टूडेंट, तो क्या होगा, ये फैक्टर्स देखेगा कि नॉट स्टडिंग हार्ड इनफ पर्टिकुलर, दैट पर्सन विल क्रिटिकली थिंक, एक्सेप्ट द रियलिटी, ही विल क्रिटिकली थिंक, accept the reality, ठीक है। why she or he failed, problem solving, ठीक है। why I failed करके प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ दिमाग चलाएगा ये बच्चा, ओके। एंड फैक्टर्स फाइंड आउट करेगा, लाइक व्हाट वाज द फैक्टर्स, was it not studying hard, try to find out the factors, जैसे कि not studying hard enough, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर एग्जाम क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा टफ थे, पर्टिकुलर डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर इट वॉज जस्ट एन ऑफ डे, ठीक है, दिन ही बुरा था, जैसे कि उसका मे बी ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड और समथिंग लाइक दैट, ओके। वहीं अगर कोई लो अचीविंग स्टूडेंट होगा या जिसकी कि सेल्फ एस्टीम लो होगी, इसमें लो सेल्फ एस्टीम वाला स्टूडेंट क्या करेगा, in the same situation that child will go into self pity, ठीक है, सेल्फ पिटी में चला जाएगा वो, एंड गिविंग अप, ओके। सो दिस इज द एग्जाम्पल। आप इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में अच्छे से, और बट मेन पॉइंट्स मैंने सारे लिस्ट डाउन कर दिए हैं, आप इनकी हेल्प से इसको लिख सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट करेंगे हम सोशल कॉम्पिटेंस। जस्ट टेक अ क्विक स्नैपशॉट ऑफ दिस। ओके, ओके, सो फर्स्ट हमारा हो गया एकेडमिक कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट हमारी जो सेल्फ एस्टीम फॉर्म होनी शुरू होती है वो होती है सोशल कॉम्पिटेंस में भी, ठीक है। तो ये आ गया आपका सोशल कॉम्पिटेंस। अब आप समझ ही गए होंगे सोशल कॉम्पिटेंस में क्या आएगा कि इंटरेक्शन, अब छोटा बच्चा है 6 से 7 साल की उम्र का जिसका कि डेवलप होना शुरू हुआ है सेल्फ एस्टीम, तो वो ऑफकोर्स किसके साथ होगा, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, राइट। तो कम्युनिकेट देयर व्यूज इवन व्हेन अदर्स डोंट एग्री। अब जिसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी वो अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल में है वो तब भी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करेगा जबकि उसे लगेगा कि मेरे व्यूज़ सबके व्यूज़ से मेल नहीं खाते हैं, राइट। क्योंकि वो सेफ एंड सिक्योर फील कर रहा है उस ग्रुप में, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है, उसे लगता है कि हाँ आई एम एक्सेप्टेड बाय द पीपल, ठीक है, चाहे मेरे विचार कैसे भी हों, मे बी इनसे मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं, बट अगर मेरा कुछ ओपिनियन है तो मुझे पुट करना है। तो इस केस में उसकी सेल्फ एस्टीम हाई है।
लेकिन अगर किसी की सेल्फ एस्टीम सपोज लो है, ठीक, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो सोचेगा चाहे उसका विचार उनसे अलग हो, दैट चाइल्ड स्टिल विल से यस 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 टू अदर्स ओपिनियन, है ना। वो हमेशा अपने विचारों को रखने से घबराएगा, ठीक, क्योंकि उसे डर है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर मैंने थोड़ा सा भी डेविएट किया इनके विचारों से, थोड़ा सा डिफरेंट कुछ बोला, तो ये लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे अपने साथ, मुझे अपने ग्रुप में नहीं लेंगे, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग। तो ये आपने छोटे बच्चों में स्पेशली ग्रोइंग के टाइम पे आपने ये चीज़ देखी होगी। और हालांकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटे बच्चों में होती है, ये चीज़ वहाँ से सिर्फ बिल्ड होना शुरू होती हैं एंड बड़े होते होते ये हमारी लाइफ का एक बहुत अहम पार्ट बन जाती हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर है कि सोशल कॉम्पिटेंस में हाई सेल्फ एस्टीम का होने का मतलब है कि आप सोशली एक्सेप्टेड हैं बाय द ग्रुप ऑफ पीपल, इवन इफ यू हैव डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, ठीक है। एंड अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है तो उसका मतलब ये है कि आपको थोड़ी झिझक है, थोड़ा डर है अपने डिफरेंट ओपिनियंस को पुट अक्रॉस करने में इन अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप श्योर नहीं है कि आप एक्सेप्टेड हैं पूरी तरीके से, आपको बस ये लगता है कि अगर हम हाँ में हाँ मिलाएंगे देन ओनली वी विल बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक। तो ये आपका ग्रुप का सोशल कॉम्पिटेंस में सेल्फ एस्टीम के बारे में बताती है। तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हाई सेल्फ एस्टीम्ड वाला की सिचुएशन क्या रहेगी इसमें, दैट पर्सन विल कम्युनिकेट देयर व्यूज even when others don't agree, ओके। उसको ये टेंशन नहीं होती कि आई विल बी एक्सेप्टेड और नॉट, वो मान के ही चलता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। एंड अगर नहीं भी मुझे तो अपना ग्रुप में नहीं भी अगर मेरे विचार मिलते हैं तो स्टिल आई हैव टू पुट सम ओपिनियन, अगर उस चीज़ पे राय मांगी गई है तो अगर मेरा डिफरेंट ओपिनियन है आई विल वॉइस आउट। एंड जिसकी कि लो होगी सेल्फ एस्टीम, उसके लिए क्या होगा कि दे विल नॉट वॉइस आउट देयर opinions or views if others will not agree to it. They will reciprocate or they will copy the views of other people only, ठीक है। So you can write it down. Then next आता है हमारा third, which is physical or athletic competence. ओके अब ये कौन सी कॉम्पिटेंस हो गई, ये आपकी हो गई स्पोर्ट्स वाली, ठीक है। अब इसमें वही है कि जिसकी सेल्फ एस्टीम इसमें हाई होगी तो दैट पर्सन, बिल्कुल एकेडमिक्स वाली का इसको कॉपी लगा लो आप, बस ये है कि वो एकेडमिक्स में है, ये स्पोर्ट्स में है, कि जिसकी अपनी सेल्फ एस्टीम हाई है स्पोर्ट्स को लेके, फिजिकल एक्टिविटीज, एथलेटिक कॉम्पिटेंस को लेके, तो दैट चाइल्ड और दैट पर्सन विल ऑलवेज टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज, इन द स्पोर्ट्स, इन द कॉम्पिटिशन्स, ठीक है उनको। और अगर कहीं पे अगर सपोज फेलियर मिलता है तो दे कैन कोप अप विद दैट, वो क्रिटिकली एनालाइज करेंगे चीज़ों को, कहाँ पे कमी रह गई थी, एंड दे विल इम्प्रूव। लेकिन अगर किसी की सेल्फ एस्टीम लो है स्पोर्ट्स को लेके तो वो स्टेप अप ही नहीं करते हैं एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने के लिए मोस्टली। एंड आपने जनरली देखा होगा जैसे आप स्कूल में होते हैं, बचपन से आपका हमेशा एक गेम्स का पीरियड रहता है क्लास में, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेट बैक होते हैं स्पोर्ट्स वाले पीरियड में स्पेशली, या तो वो कहते हैं कि मेरे को जाना ही नहीं, मैं क्लास में ये चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ, अनलेस एंड अनटिल कि कोई आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ठीक है, तो वो एक सिचुएशन अलग है। लेकिन अगर आपका रेगुलर स्पोर्ट्स पीरियड चल रहा है और आप रेगुलरली कोई बच्चा उस चीज़ को टाल रहा है, दैट मीन्स मे बी स्पोर्ट्स को लेके उनकी जो है सेल्फ एस्टीम वो
लो है, वो पार्टी नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में जैसे ही जाऊंगा या तो मैं थक जाऊंगा या मैं सबसे पीछे आऊँगा, है ना। लेकिन जिनकी, कुछ बच्चे आपने ऐसे देखा होगा जिनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहती है, उनको हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाने का बहुत पैशन होता है, दे ऑलवेज चूज टू पार्टिसिपेट। तो ये वाली चीज़ जो है आपकी बनाती है फिजिकल या फिर एथलेटिक कॉम्पिटेंस को, ठीक। वो हमेशा अपनी हेल्थ को लेके या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा अप फ्रंट होते हैं एंड पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों में, एंड दे डोंट ब्रूड ओवर देयर फेलियर्स, राइट, जैसे कि हमने एकेडमिक कॉम्पिटेंस में पढ़ा था। तो आई होप ये एग्जाम्पल आप अपने आप से लिख सकते हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ फिजिकल अपीयरेंस। ओके, अब फिजिकल अपीयरेंस में आपके क्या आता है, जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि आपके लुक्स, आपका बॉडी वेट, राइट, आपकी ब्यूटी, सो कॉल्ड ब्यूटी जो हम लोग डिफाइन होती है इन द कल्चर्स एंड ऑल, या बॉडी इमेज, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में हम इन चीज़ों को एक बारी पढ़ लेते हैं, मतलब डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन आप उसको फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स हैं, वेट को लेके, ब्यूटी को लेके एंड बॉडी इमेज को लेके, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एग्जांपल्स इसमें हाईलाइट कर सकते हैं। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं, फिर आपको इजी होगा लिखने में। तो जैसे वेट की अगर बात करें, ठीक, तो आपने जनरली देखा होगा कोई अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, ओबीज है, या कि बहुत अंडरवेट है, तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं अपने वेट को लेके, राइट। मे बी ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस कि लोग उनको बहुत पॉइंट आउट करते रहते हैं, या फिर अपने आप ही उनको लगता है कि आई एम नॉट एट अ करेक्ट वेट रेंज, है ना। तो उस टाइम पे जो है उनकी जो सेल्फ एस्टीम है अपने वेट को लेके वो काफ़ी लो हो जाती है। या फिर ऐसे लोग के जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी उस चीज़ को लेके, वेट को लेके, कि एवरी टाइम दे आर हेल्दी होना एक अलग चीज़ होती है, आई होप आप समझ रहे हो इस चीज़ को, कि कॉन्शियसली हेल्दी होना, अपने वेट को ना बढ़ने देना या अपने वेट को बहुत नीचे ना जाने देना, एक पर्टिकुलर वेट मेंटेन करना, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक डिफरेंट तरीके से कॉन्शियस हो जाना वेट को लेके, ठीक, जस्ट टू मेंटेन अ इमेज और मेंटेन सम लुक्स, बिना ध्यान दिए बिना कि उसका मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, दे यूज़ वेरी रॉन्ग टेक्निक्स टू गेन वेट या टू लूज़ वेट, है ना, टू गेन मसल्स। बहुत सारी रॉन्ग टेक्निक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो दे यूज़ दोज काइंड ऑफ थिंग्स। वो क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ एस्टीम अपने वेट को लेके अच्छा नहीं है, ठीक। जिसका सेल्फ एस्टीम अच्छा होगा, वो अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, क्रिटिकली थिंक करेगा, ठीक है, अपने उस वेट को सही रेंज में लाने के लिए सही स्टेप्स लेगा। ओवरनाइट उसको रिजल्ट नहीं चाहिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई। देन ब्यूटी को लेके तो बहुत ज़्यादा मार्केट में आप देखेंगे, ये हम हर जगह एविडेंट है, सबने देखा है कि कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर दिए जाते हैं मार्केट में, मे बी बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस स्ट्रेटेजी कि लोगों को अपनी चीज़ें सेल करनी है, या इस टाइप की जो भी मार्केट्स आप देखते हैं कि वहाँ पे कैसे छोटी छोटी चीज़ों को लेके भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को लेके भी आपको पॉइंट आउट कर देंगे। एड्स में देखा होगा आपने, जैसे कि डार्क सर्कल्स को लेके क्रीम्स आने लग गई हैं कि अगर आपको डार्क सर्कल हो गए तो आप ये क्रीम लगाओ। डार्क सर्कल क्यों होते हैं? क्योंकि हम नींद पूरी नहीं लेते, राइट, कुछ ना कुछ डाइट में कमी होती है। बट हाउ कम दैट इज रिलेटेड विद अ ब्यूटी, दैट इज अ हेल्थ थिंग, राइट। तो उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से पेश करके उसको ब्यूटी का एक नाम दे दिया जाता है, एंड लोग फिर जो है
इतने कॉन्शियस हो जाते हैं कि व्हेन दे गो आउट दे डोंट वांट टू शो देयर डार्क सर्कल्स। वो तरह तरह के उसमें उसको कवर करने के लिए क्रीम्स लगाएंगे या वॉटएवर जो भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करेंगे, ठीक। एंड ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल था। कॉस्मेटिक्स के दुनिया में तो डेली हम देखते हैं, डेली सुनते हैं कि कितने तरीके के जो हैं चीज़ें आने लग गई हैं, बिल्कुल इंसान की शक्ल ही चेंज कर देते हैं। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लो सेल्फ एस्टीम इन योर ब्यूटी, ठीक। हाई सेल्फ एस्टीम जिसकी है वो तो जैसी शक्ल बनाई है भगवान ने वैसे उसमें वो बहुत खुश है। हाँ, हाइजीनिक फॉलो करो, हाइजीन फॉलो करो, ड्राइनेस है सर्दियों में तो उसके लिए यूज़ करो चीज़ें, सन के लिए सनस्क्रीन यूज़ करो। दोज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स कि आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हैं, आप उस यू आर नॉट टूवर्ड्स एनहांसिंग समथिंग विच इज़ नॉट ऑलरेडी गिवन बाय द गॉड, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी लुक्स में, अपने ब्यूटी को लेके जैसा भगवान ने आपको बनाया है, एंड आप उसके लिए मे बी गोइंग टू गेट सर्जरीज और डिफरेंट काइंड की चीज़ें कि यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट हु यू आर, तो दैट इज़ द लो सेल्फ एस्टीम इन ब्यूटी, ठीक है। एंड हाई सेल्फ एस्टीम ऑफ कोर्स जैसे कि लोग बिना मेकअप के अगर चले जाते हैं कहीं पे भी या हमेशा रहते हैं डे टू डे लाइफ में, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट यूज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स और वन शुड नॉट यूज, आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्रोडक्ट यूज़ करने से ये है कि हम उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। नो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी लाइफ का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उससे हमारी सेल्फ एस्टीम लो हो गई। सेल्फ एस्टीम लो होने का मतलब यही है कि व्हेन यू वांट अ बिग चेंज और ड्रास्टिक चेंज एंड दैट टू यू नो, आपको उसी क्षण अगर कोई कह दे कि ये जादू की छड़ी घुमा के आपका चेंज किया जा सकता है तो आप एक्सेप्ट कर लें उस चीज़ को कि यस आई वॉन्ट दिस थिंग, है ना। तो वो होता है लो सेल्फ एस्टीम। लेकिन अगर किसी की हाई सेल्फ एस्टीम है तो दे विल एक्सेप्ट देयर लुक्स, देयर ब्यूटी एज इट इज़, ठीक। तो आई होप बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लिया इस चीज़ को लेके तो, एंड आपको और भी ज़्यादा इसमें पता होगा बिकॉज दिस थिंग इज़ वेरी एविडेंट in the cultures, in the global scenarios, so you can write it down. बॉडी इमेज भी इन चीज़ों का ही लगभग आप कह सकते हैं एक भाई टाइप है। बॉडी इमेज, अब किसी को क्या होता है कि कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, हालांकि मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं लेकिन होते हैं जो कि हमेशा अपनी बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस रहते हैं कि मेरे को ऐसे नहीं ऐसे दिखना पसंद है, या पर्टिकुलरली किसी सेलिब्रिटी की तरह वो अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, है ना। देखो, मिमिक करना एक अलग चीज़ होती है, हर चीज़ के जो है डायरेक्ट रिलेशंस यहाँ नहीं निकालना, ओके। जितना एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ उतना ही उसको समझना, बाकी चीज़ों से लिंक नहीं करना। एक होता है कि लोग किसी सेलिब्रिटी की मिमिक्री कर रहे हैं या किसी से कुछ इंस्पायर होके कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन एक होता है ना कि मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, है ना, बिल्कुल उसकी एक आइडियल इमेज बन जाती है, या फिर वो अपनी इमेज, खुद की बॉडी इमेज को लेके कॉन्शियस रहते हैं कि मैं उतना अच्छा नहीं दिखती या मैं उतना अच्छा नहीं दिखता, दैट वे। एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी जैसे बॉडी इमेज होती है वो वैसे ही खुश रहते हैं। जैसे बहुत कुछ सालों में आपने देखा होगा कोई ना कोई ट्रेंड चालू होता है बॉडी इमेज को लेके, राइट। कभी डिफरेंट टाइप की बॉयज़ में बियर्ड को लेके इमेज चालू जाती है कि हर कोई कहता है कि आई वॉन्ट टू गेट दिस, आई वॉन्ट टू गेट दिस, है ना। तो उस टाइप की गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा ऐसे सेलिब्रिटीज़ जो हैं बॉडी इमेज बहुत ज़्यादा, जैसा जिस मूवी में एक बारी वो हो जाएगा पॉपुलर, देन लोग उसी को फॉलो करने लग जाते हैं, ठीक। तो किसी हद तक उसको फॉलो करना इज़ ओके, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली उस चीज़ को इतना एडमायर कर रहे हैं कि उसकी वजह से अपने अंदर ही कमी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ अ नेगेटिव और यू कैन से लो सेल्फ एस्टीम, ठीक। तो दिस इज़ इट फॉर दिस। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स एंड डिटेल में समझाया है, लेकिन हालांकि दीज पॉइंट्स आर नॉट वेरी ब्लैक एंड वाइट, जो भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक। तो बीच का रास्ता हर जगह अवेलेबल है कि लोग
थोड़ा बहुत करते हैं, बट दैट इज़ नॉट देयर लो या हाई सेल्फ एस्टीम, दैट इज़ अ मैनेजेबल डे टू डे लाइफ। बट लो सेल्फ एंड हाई सेल्फ एस्टीम का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, तो आप उस हिसाब से कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिस्ट डाउन कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आप अच्छा, एक पॉइंट और मैं इसमें लिख देती हूँ अभी। ये 4 पॉइंट्स तो हो गए हैं, लेकिन अब हमने बात की थी शुरू में ही कि हमारी जो ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम होती है, वो ये जो हमारे इंडिविजुअल एरियाज होते हैं इन सबको मिला के बनती है। ठीक है, कि हमारी किस में कैसी कैसी सेल्फ एस्टीम है। तो ये हमारा हो जाएगा ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो एक सेंटेंस यहाँ पे फॉर्मल सेंटेंस हम लिख सकते हैं कि आवर कैपेसिटी टू व्यू आवर सेल्व्स, ये यहाँ मैं लिख देती हूँ, आवर कैपेसिटी टू व्यू आवर सेल्व्स। अगर ये नहीं दिखाई देगा तो डोंट वरी, आई विल एडजस्ट द कैमरा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेबल डिस्पोजिशंस, permits us to combine सेपरेट, ये जो सेपरेट एरियाज है इनको कंबाइन करने का। ठीक है, सेपरेट सेल्फ इवेल्युएशंस इनटू a general psychological image of ourselves, general psychological image of ourselves is known as overall sense of self esteem। ठीक है, is known as overall sense of self esteem। ओके, तो अब इसमें क्या है ये कि आवर कैपेसिटी to view ourselves in terms of stable dispositions, स्टेबल डिस्पोजिशन क्या होता है? एक स्थिर स्वभाव। ठीक है, आप ये वर्ड यहाँ पे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। स्टेबल डिस्पोजिशन का मतलब है स्थिर स्वभाव। अरे ओके, स्टेबल क्या मतलब हो गया इस बात का कि हमारी जो कैपेसिटी है अपने आप को एक स्थिर स्वभाव से देखने की, कि हमारा एक स्थिर स्वभाव क्या है, जिसमें कि इन सब की जो चारों हमने एरियाज पढ़े कि इनकी इवैल्यूएशंस भी शामिल हो। उससे क्या होता है कि हमारी एक साइकोलॉजिकल इमेज बनती है हमारी सेल्फ एस्टीम को लेके या हमारे खुद को लेके, जिसको हम ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम कहते हैं। ठीक है, कि इन चारों या जो भी इनके अलावा भी कुछ एरियाज हो सकते हैं, जैसे साइंटिफिक आपका हो गया, मतलब जितना भी आप इसको ब्रेक डाउन करो या और एरियाज को शामिल करो उसमें, तो वो हो सकते हैं। बट दीज आर द मेजर एरियाज, जैसा कि हमने पहले भी ये बात की है। तो उनमें हमारी जो सेल्फ इवैल्यूएशन निकल के आई है, उनको एक स्थिर स्वभाव से देखने की हमारी जो कैपेसिटी है वो डिफाइन करती है हमारी, उससे बनती है हमारी एक जनरल साइकोलॉजिकल इमेज अपने बारे में, एंड इसको कहते हैं हमारा ओवरऑल सेंस ऑफ
सेल्फ एस्टीम। ठीक है, जैसे कि आपको पर्टिकुलरली किसी भी इंसान को देख के उसकी एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम का आइडिया आराम से लग सकता है। ठीक, एंड देन अगर ज़्यादा हम आगे डीप में उसको जानने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें एरिया वाइज भी उसका सेल्फ एस्टीम पता चल सकता है। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक छोटा सा और 2-3 चीज़ें बातें इसमें रह गई हैं बताने की, वी विल कवर इट नाउ। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ थोड़ा सा। आई होप इट इज़ गुड नाउ। आप इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले लें अभी। ओके, आई थिंक इट माइट बी डन। ओके, सो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल एरियाज़ होते हैं उसमें जो हमारी सेल्फ इवेल्युएशन होती है उससे हम अपना उसको इकट्ठा करके एक स्टेबल डिस्पोजिशन में देख के हम अपनी एक इमेज बना लेते हैं, अपनी साइकोलॉजिकल इमेज अबाउट आवर ओन सेल्फ। उस सेल्फ इवेल्युएशन के बेसिस पे, सेल्फ इवेल्युएशन इज़ नथिंग बट जजमेंट, हमारी खुद के द्वारा की गई, एंड वो होती है हमारी एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम। ठीक है, अब हर इंसान की अपनी एक ओवरऑल सेल्फ एस्टीम होती है। हर किसी को देख के दूसरे की सेल्फ एस्टीम का थोड़ा सा अंदाज़ा हो भी जाता है ना, इमेज से थोड़ी सी दिखती है, कहते हैं ना। तो अब जो सेल्फ एस्टीम है हमारी, उसका हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत रोल रहता है, एंड देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन ऑफ आवर सेल्फ एस्टीम विद आवर डे टू डे लाइफ बिहेवियर। ठीक है, तो सेल्फ एस्टीम शो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन आवर एवरीडे बिहेवियर। दिस इज द मेन पॉइंट। सेल्फ एस्टीम show a strong relationship in our everyday behavior. ओके, अब ये बात तो हमने बहुत पहले ही पढ़ ली थी कि सेल्फ पर्सनैलिटी जहाँ भी है, जो भी है, जैसी भी है, वो हमारे बिहेवियर में तो रिफ्लेक्ट होगी ही होगी। ठीक, तो सेल्फ एस्टीम भी उसी का तो पार्ट है, तो सेल्फ एस्टीम क्यों पीछे रहेगा, सेल्फ एस्टीम भी हमारे बिहेवियर में दिखेगा। ठीक, तो इट इज़ वेरी सिंपल, हम ये बहुत शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है कि सेल्फ एस्टीम शो अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इन आवर एवरीडे बिहेवियर। और कैसे कैसे आपको देखने को मिलेगी ये, कि अगर किसी की एकेडमिक में हाई सेल्फ एस्टीम है तो ऑफकोर्स उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, राइट, इन मैनी एग्जाम्स या इन मैनी सिचुएशंस। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हाई सेल्फ एस्टीम के, बिहेवियर के एग्जांपल, नॉट हाई सेल्फ एस्टीम के। बिहेवियर में हाई सेल्फ एस्टीम बिहेवियर यू कैन राइट कि हाई सेल्फ एस्टीम बिहेवियर कौन कौन से हो जाएंगे, किस बिहेवियर के थ्रू आप पहचान सकते हो, किसी की परफॉर्मेंस के थ्रू। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, हाई परफॉर्मेंस यू कैन राइट, या फिर दैट पर्सन थिंक कि आई एम लाइक्ड बाय माय पीयर्स, है ना, लाइक्ड बाय पीयर्स, उसकी ऐसी थॉट आ रही है, या लोग उसे पसंद करते हैं ग्रुप में, ऐसा बिहेवियर कहीं देखते हो तो पता चल जाता है कि हाई सेल्फ एस्टीम है। वहीं अगर किसी की लो सेल्फ एस्टीम है तो उस टाइम पे बिहेवियर कैसे रहेंगे, लो सेल्फ एस्टीम बिहेवियर। ठीक है, लो सेल्फ एस्टीम जब रहती है तो क्या होता है, जनरली एंग्जाइटी बहुत हो जाती है लोगों को, है ना, जब बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम रहती है किसी पर्टिकुलर चीज़ में। सपोज उसको किसी ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जहाँ उस पर्टिकुलर एरिया को लेके उसकी लो सेल्फ एस्टीम है,
या तो कोई एग्ज़ाम ऐसा आ गया जिसमें उसके बिल्कुल भी सेल्फ एस्टीम नहीं है, या किसी ऐसी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में डाल दिया, तो उस बच्चे को या उस पर्सन को बड़ी एंग्जाइटी रहेगी, है ना, कि ओ माय गॉड हाउ विल आई परफॉर्म। मतलब एक फियर होता है ना, एंग्जाइटी जो हमारे बोलते हैं कि फियर ऑफ फ्यूचर जो होता है, दैट इज़ योर एंग्जाइटी। तो वो चीज़ में वो मतलब फंस जाएगा एंग्जाइटी के लूप में, है ना। तो उसके बिहेवियर में आपको एंग्जाइटी देखने को मिलेगी। एंड एंग्जाइटी के अलावा और क्या हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। डिप्रेशन कैसे हो सकता है कि डिप्रेशन आपका क्या होता है, इन जनरल वर्ड्स इट इज़ अ प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में या बार बार आपको किसी ऐसे ही फील्ड में डाल दिया जिसमें कि आपकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल लो है या नेगेटिव में है, तो और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसी में रहने के अलावा, ठीक, तो एक समय के बाद एंग्जाइटी सैडनेस में मे बी कन्वर्ट हो जाए, एंड देन मे बी आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन ऑल्सो, ठीक है। तो एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है यहाँ पे, ठीक। एंड और क्या हो सकता है, एंटी सोशल बिहेवियर हो सकते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर जैसे कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल है लाइक्ड बाय पीयर्स, कि बहुत ही जैसे कहते हैं ना महफिल की शान कुछ बच्चे बन जाते हैं, कुछ लोग बन जाते हैं, तो वो इस टाइप के लोग आते हैं जिनकी हाई सेल्फ एस्टीम होती है ग्रुप को लेके। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा ग्रुप में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना, कटना चाहते हैं मतलब ग्रुप वाली चीज़ों से। तो अगेन आई विल से कि नॉट एवरीवन, कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो हो सकता है उनके मतलब के ही ना हो, लेकिन अगर वो एवरी टाइम अगर वो चाहते हैं कि मैं किसी भी ग्रुप का या सोसाइटी का या सोशल चीज़ों का पार्ट ना बनूं, इस चीज़ को लेके उनके अंदर लो सेल्फ एस्टीम है या उनको एंग्जाइटी फील होती है, तो देन दैट इज़ अ एंटी सोशल बिहेवियर यू कैन से, एंड कह सकते हैं कि लो सेल्फ एस्टीम है बिहेवियर को लेके। अब ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा अहम पॉइंट इसमें आता है पेरेंटिंग का, ठीक है। अब हमने ये टॉपिक शुरू ही बच्चों से किया था, है ना, कि 6-7 साल की उम्र में बच्चों के अंदर ये सेल्फ एस्टीम बननी शुरू हो जाती है अलग अलग एरियाज़ को लेके। तो ऑफ कोर्स अगर बचपन से ही बच्चों के अंदर शुरू हो जाती है तो बच्चों के पेरेंट्स का या फिर पेरेंटिंग का इसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, है ना। तो अब पेरेंटिंग हो सकती है गुड पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग, या हो सकती है बैड पेरेंटिंग। तो खैर क्या कहेंगे, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छा करता है, तो यू कैन से कि नॉट दैट ग्रेट पेरेंटिंग या नॉट दैट वाइज पेरेंटिंग, ठीक है, या नॉट दैट पॉजिटिव पेरेंटिंग, है ना। तो अब 2 टाइप की इसमें पेरेंटिंग आ जाएगी आपकी। पहले केस में क्या होगा कि अगर पेरेंटिंग बहुत ही वार्म है एंड पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या होगा कि वो बच्चों को फील कराएंगे कि यू आर एक्सेप्टेड एंड यू आर वर्थ वाइल, ठीक। अगर सपोज कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि फ्रेंड्स के साथ खेलने में जाने में मतलब मन नहीं करता, उसकी सेल्फ एस्टीम लो है ग्रुप ऑफ पीपल को लेके, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे को समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, सब आपके फ्रेंड्स हैं, सब आपको एक्सेप्ट करते हैं, आप बहुत वर्दी पर्सन हो। मतलब डिफरेंट तरीके से वो अपने बच्चे को इस चीज़ की ग्रूमिंग करेंगे, क्योंकि वो खुद भी देख लेंगे ना इस चीज़ को होते हुए कि अच्छा ये हो रहा है, राइट। तो उनको समझ आ जाएगी कि माई चाइल्ड इज़ लैगिंग समवेयर, है ना। ऐसे ही अगर वो बच्चा पढ़ाई को लेके, अगर किसी सब्जेक्ट को लेके या ओवरऑल स्टडीज़ को लेके वो
लो सेल्फ एस्टीम रखता है, एंड अगर पेरेंटिंग बहुत अच्छी है तो पेरेंट्स ये चीज़ नोटिस करेंगे, एंड फिर वो डिफरेंट तरीके अपनाएंगे बच्चे को, कि बच्चे का मन लगे उस स्टडी में, बच्चा कॉन्फिडेंस फील करना शुरू कर दे, एंड धीरे धीरे जो है जब उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ने का टाइम आए तो एक अच्छी सेल्फ एस्टीम उसकी बन सके उस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, कॉन्फिडेंस वर्ड मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, बट इसको वैसे अटैच मत करना। दिस इज़ लाइक कि शुरू में, है ना, शुरू में ध्यान देता है जब पेरेंट्स की हो सकता है कि उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, तो उस हिसाब से मोटिवेट करें पेरेंट्स उसको, तो बच्चे की जो है सेल्फ एस्टीम बिल्कुल इंक्रीज हो सकती है अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है तो। ठीक, तो इट कैन लीड टू हाई सेल्फ एस्टीम। ठीक है, एंड सेकेंडली आप कह सकते हैं कि नेगेटिव पेरेंटिंग तो मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि आई फील कि इंटेंशंस तो नेगेटिव नहीं होती हैं, बट येस इट इज़ ऑलवेज नॉट अबाउट इंटेंशंस, इट इज़ अबाउट इम्पैक्ट ऑल्सो। सो आई वुड से कि नॉट सो वाइज पेरेंटिंग। ठीक, तो मैं इसको नाम दूंगी नॉट सो वाइज पेरेंटिंग का। शायद उनको पेरेंट्स को भी मतलब ये एहसास नहीं होता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब बच्चा किसी दुविधा में होता है तो वो हमेशा सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाएगा कि मुझे इस चीज़ में कन्फ्यूजन है, या मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, मैं इसमें कैसे डिसीजन लूँ। राइट, तो पेरेंट्स क्या होते हैं, पेरेंट्स बच्चे के बिहाफ पे डिसीजन ले लेते हैं, एंड बच्चा भी खुश हो जाता है, पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि बच्चे ने मेरी बात मान ली। ओके, बट दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया ऑफ पेरेंटिंग। इससे क्या होगा, बच्चा हर बारी सेम चीज़ फॉलो करेगा, उसको किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है, उसकी डिसीजिव कैपेबिलिटी जो है बहुत लो हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से उसका जो सेल्फ एस्टीम है वो भी लो हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, जब भी उसे कोई 2 ऑप्शन दिखेंगे, 3 ऑप्शन दिखेंगे, वो अपने आप को इवेल्युएट ही नहीं कर पाएगा, चूज ही नहीं कर पाएगा अपने लिए कुछ भी, एंड दैट child will always go to the parents will take the decision, and then things will be like that only. okay, and इससे क्या होगा, अगर कभी किसी सिचुएशन में वो चाइल्ड फंस जाता है जहाँ पेरेंट्स उसकी हेल्प नहीं कर पाए, तो दैट टाइम दैट चाइल्ड विल बी इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। ठीक, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें या पेरेंट्स को बच्चों की हेल्प करनी ही नहीं चाहिए, पेरेंट्स को बच्चों की हेल्प करनी चाहिए उनकी डिसीजन कैपेबिलिटी को बढ़ाने में। ठीक है, अगर आपको डिसीजंस भी लेने में हेल्प करनी है तो आप उनको क्रिटिकली थिंक करना सिखाओ, है ना, कि कैसे क्रिटिकली थिंक करते हैं किसी चीज़ में, क्या उनके लिए अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। इससे जब उनको एक क्रिटिकली सोचने का पैटर्न पता चल जाएगा किसी चीज़ के लिए, तो फिर अपने आप उनकी डिसीजिव कैपेबिलिटी इंक्रीज होएगी, एंड इससे उनकी सेल्फ एस्टीम भी बहुत हाई होएगी, है ना। तो दिस इज अबाउट हाउ यू पेरेंट योर चाइल्ड, एंड पेरेंटिंग का ये महत्व है इस चीज़ में। सो एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं कि हेल्प और मेक डिसीजंस, हेल्प और मेक डिसीजंस for children even when no assistance is required, even when no assistance is required, and this can lead to low self-esteem. ओके, अब ये हमने डिसीजंस की बात तो कर ली थी, लेकिन ये क्या है कि इवन व्हेन असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, एक कुछ डिसीजन तो ऐसे हो गए जो चलो थोड़े से बड़े हो गए, है ना, कि मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूं, पेरेंट्स थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं उसमें, लेकिन स्टिल आई वुड से कि क्रिटिकली थिंक करना बच्चे का ज़रूरी है कि मैं किस सब्जेक्ट में अच्छा हूं, कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, राइट। लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चे को हर छोटी छोटी चीज़ पे डिसीजन देते हैं कि आज आप ये पहन लो, हैं, आज आप ये वाले सब्जेक्ट को पढ़ो, आज आप ये वाला टीवी का प्रोग्राम देख लो। मतलब एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम
सच पेरेंट्स कीप ऑन गिविंग डिसीजंस, या मतलब कुछ काम कर भी रहे होंगे, आ जाएंगे बच्चे की हेल्प करने, बच्चा अपने आप से सपोज कोई चीज़ कोई इंस्ट्रूमेंट खोल रहा है कुछ या लंच बॉक्स ही खोल रहा है ना, तो पेरेंट्स सोचेंगे शायद इससे नहीं हो पा रहा है, मैं हेल्प कर देता हूँ। लेकिन दैट इज़ नॉट, आप वहाँ रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत पड़ रही है बच्चे को, देन पेरेंट शुड हेल्प, अदरवाइज इट कैन लीड टू लो सेल्फ एस्टीम इन द चाइल्ड। एंड जितना ज़्यादा बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड गाइडेंस के थ्रू डिसीजन कैपेबिलिटी बढ़ाई जा सकती है बच्चों की, तो दिस कैन लीड टू वेरी हाई सेल्फ एस्टीम इन अ पर्टिकुलर चाइल्ड। ठीक है, तो दिस इज द रोल ऑफ पेरेंटिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल in everyone's life. So I hope this is clear, and इसके साथ हमारा सेल्फ एस्टीम का टॉपिक भी ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा क्लियर है। समरी के तौर पे आई वुड जस्ट से कि सेल्फ एस्टीम हमारी अपने बारे में क्या जजमेंट है, हम अपनी क्या वैल्यू या वर्थ लगाते हैं, वो चीज़ कहलाती है हमारी सेल्फ एस्टीम। और जैसे जैसे हम, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, या ये बहुत हाई हो सकती है, बहुत लो भी हो सकती है। ओके, एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 6 से 7 साल की उम्र में, मेनली 4 एरियाज में उसकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होनी शुरू हो जाती है, विच इज़ एकेडमिक्स कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल या एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस की। ठीक, ये हमने पढ़ा। एंड ओवरऑल जो सेल्फ इवेल्यूएशन निकल के आता है इन अलग अलग कॉम्पिटेंसेस में, उससे हमारी अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। ठीक, एंड उस इमेज को हम नाम देते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम का। अब ये सेल्फ एस्टीम जो है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है विद एवरीडे बिहेवियर। हर किसी के बिहेवियर से वो सेल्फ एस्टीम आपको उसकी झलक देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर कोई किसी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी एकेडमिकली या स्पोर्ट्स में, जिसमें भी आप परफॉर्मेंस देख रहे हैं, कि इसकी सेल्फ एस्टीम इसमें हाई है। अगर किसी का ग्रुप में बहुत चाहने वाले लोग हैं, उसको बहुत पसंद करते हैं किसी ग्रुप में, देन आपको पता चलेगा कि इसकी सोशल सेल्फ एस्टीम बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहीं अगर किसी की लो सेल्फ एस्टीम होगी तो वो बच्चा या वो पर्सन किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें कि उसकी लो सेल्फ एस्टीम है, उसमें उसको एंग्जाइटी आपको देखने को मिलेगी, या हो सकता है एंग्जाइटी बाद में डिप्रेशन तक भी पहुंच सकती है, विच इज़ प्रोलॉन्ग्ड सैडनेस एंड एंटी सोशल बिहेवियर कहीं कहीं देखने को मिल सकते हैं। लास्ट हमने पढ़ा पेरेंटिंग का रोल। अगर एक अच्छी वाइज पेरेंटिंग होती है, वार्म पेरेंटिंग होती है, पॉजिटिव पेरेंटिंग होती है, जो अपने बच्चे को हमेशा मोटिवेट करें, वर्थवाइल फील कराएं, ठीक, तो वर्दी फील कराएं, तो बच्चे की सेल्फ एस्टीम इंक्रीज होती है। एंड ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दे आर व्हाट दे फील मेक चाइल्ड feel accepted and worthwhile। ठीक है, कि चाइल्ड को ये वो मोटिवेट करते हैं, फील कराते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, वर्थवाइल हो, आप एक्सेप्टेड हो बाय द ग्रुप, बाय द पीपल। वहीं अगर कोई पेरेंट्स ऐसे इस टाइप से पेरेंटिंग करते हैं कि हर छोटी चीज़ में जहाँ ज़रूरत नहीं भी है बच्चों को हेल्प की, वहाँ भी उनको हेल्प करने आ जाते हैं, तो दैट विल लीड टू लो सेल्फ एस्टीम इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड। ठीक है, सो ये मैंने पूरा समराइज भी कर दिया आप लोगों के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। एंड अगर आपको समझ आया है, क्लियर हुआ है कंसेप्ट एकदम, तो प्लीज़ like the video, share it with your friends and subscribe to the channel if you are new to the channel। और अगली क्लास में हम करेंगे सेल्फ एस्टीम, हमने कर लिया। अगला टॉपिक है हमारा, एक सेकेंड, यस, सेल्फ एफिकेसी। ठीक है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, सो यस, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय। आई विल एडजस्ट इट। ओके, वैसे ये सारा कवर हो ही गया, इसमें कुछ एडजस्ट करने वाला है नहीं, सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एंड देन नेक्स्ट क्लास में हम सेल्फ एफिकेसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके।